वेलकम बैक टू द सेकेंड वन दैट इज सॉल्यूशंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस। अभी तक हमने सॉलिड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। जो सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए उसमें मैंने ऑब्वियस है कि मुझे कम टाइम में मैक्सिमम डिस्कस करना था। तो सम ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपके डीपीपी में भी है। तो डीपीपी भी जो है उसमें भी ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस 30 प्लस ही मैंने रखे होंगे, 35 क्वेश्चंस होंगे। तो वो डेफिनेटली करना, डेफिनेटली उसको उनको सॉल्व करना। तो ये काफ़ी है आपके लिए अगर आपने प्रिपेयर अच्छे से किया है। अगर आपने नहीं भी किया है, आपके पास पूरा जो है शाबाश, पूरा आप लोगों ने पढ़ा है, एक बार कॉपी सामने रख के हर एक टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा उसका पेज खोल के आप खुद को शाबाश आप ये चीज़ें जो है रिवाइज कर सकते हो। तो हमें उम्मीद है कि जो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है, तो जो हम पढ़ाएंगे कि मैक्सिमम इसी में से आ जाए। तो मैक्सिमम हमारी कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहीं से आ जाए। तो अब जो है अब हम सेकेंड चैप्टर की ओर मूव करेंगे, दैट इज सोल्यूशन चैप्टर। जो सोल्यूशंस है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो है आपको हमेशा सवाल मिलेंगे किन पे, कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स पे सवाल मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ, पहला सवाल 0.5 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.2 मोलर 1 लीटर NaOH सॉल्यूशन। यानी कि अगर पहले आपके पास 0.5 मोलर है, बाद में आपको क्या बनाना है 0.2 मोलर, और इसका वॉल्यूम रहना चाहिए 1 लीटर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M1 पहली मोलैरिटी है 0.5, पहला वॉल्यूम कितना मुझे चाहिए, दैट इज V1। M2 दैट इज 0.2, वॉल्यूम कितना चाहिए, दैट इज शाबाश 1। तो V1 जो आएगा वो सीधे आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5, दैट इज 2/5, एंड 2/5 इज 0.4 लीटर्स। लेकिन मुझे ml में आंसर है, तो 0.4 लीटर से 0.4 इंटू 1000 ml, तो वही आएगा 400 ml। तो आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, 400 ml। क्वेश्चन नंबर 2, द मोल फ्रैक्शन, ये जनरली पूछा जाता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन इट्स 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। 0.1 मोलर, मुझे मोलैलिटी गिवन है 0.1, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो एक्वस सॉल्यूशन है कंटेनिंग यूरिया, तो वाटर सॉल्वेंट होगा, यूरिया सोल्यूट होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोलैलिटी में फॉर्मूला है, मैंने इसको दो तरीकों से क्लास में समझा है, एक है विद फॉर्मूला, दूसरा है विदाउट फॉर्मूला। सिंस यहां पे टाइम कॉन्स्टेंट है तो बेटर है कि हम यूजिंग फॉर्मूला ही करेंगे। तो m अपॉन m प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। अब मुझे बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोलैलिटी क्यों है 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 1000 अपॉन एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, तो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा। तो ये आएगा 0.1 अपॉन 0.1, 1000 अपॉन 18 में बोलता था 55.55, तो ये आएगा 0.1 अपॉन 55.65। 0.1 अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 55.65, यानी कि 1 अपॉन 5 56.5। इसको भी एक डिजिट इधर एक डिजिट इधर, या ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन 5 56.5। The correct relationship between total vapor pressure and composition of A and B in vapor phase is। तो जनरली जो है हम लिक्विड फेज वाली कंपोजिशन लिखते हैं, S इज इक्वल टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B। तो अब मुझे बोल रहा है वेपर फेज कंपोजिशन और टोटल वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो हमें पता है काई A प्लस काई B का वैल्यू होता है 1, सिंपल, इसी से मैं निकालूंगा। अब काई ए आप लोगों ने पता है वेपर फेज मोल फ्रैक्शन वाई ए की फॉर्मूला है P नॉट A काई A अपॉन PS। वाई बी की फॉर्मूला है P नॉट B काई B अपॉन PS। तो हम क्या करेंगे, यहां से काई ए निकालेंगे, काई ए यहां से आ जाएगा वाई ए पी एस अपॉन P नॉट A। यहां से काई बी निकालेंगे तो काई बी यहां पे आ जाएगा वाई बी पी एस अपॉन P नॉट बी, वाई बी पी एस अपॉन P नॉट बी। अब यहां पे वैल्यू पुट कर लो, काई ए के बदले लिखेंगे वाई ए पी एस अपॉन P नॉट ए, यहां पे लिखेंगे वाई बी पी एस अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू 1। यहां से पी एस निकालो कॉमन, तो वाई ए अपॉन P नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन P नॉट बी, जो और मल्टीप्लाई होगा पी एस, जो कॉमन निकला वो किसके बराबर निकलेगा 1। तो इसका मतलब है वाई ए अपॉन P नॉट ए
प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी, वाई बी अपॉन पी नॉट बी जो आएगा किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई पी एस। तो ये है रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड शाबाश टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, दैट इज 1 अपॉन पीटी, पीटी इज नथिंग बट पीएस इज इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि अगर डायरेक्टली आप लोगों को अगर याद होगा जो जिनको मैंने पढ़ाया, मैंने एक सवाल दिया है जिसमें काई ए काई डैश ए या सॉरी वाई ए का वैल्यू मैंने दिया है 0.2, तो वाई बी अपने आप आ जाएगा 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, फिर बोला था पी एस निकालो। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, यहां से भी आंसर आ जाएगा 1 अपॉन पी एस, वाई 0.2 अपॉन पी नॉट ए का वैल्यू गिवन होगा प्लस वाई बी 0.8 अपॉन पी नॉट बी का वैल्यू गिवन होगा, वहां से पीएस निकलेगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कंसीडर द ग्राफ एंड प्रेडिक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ग्राफ मुझे बोलो पी नॉट ए वर्सेस, शाबाश यहां पे लिखा होगा डेफिनेटली, शाबाश ये ग्राफ जो है पी नॉट ए टू पी बी ग्राफ है। तो अगर आप लोगों को देखो अगर आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा, ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ही बी ग्राफ होगा या वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ होगा। अब इसने लिखा है ये, आपको कुछ किसी के साथ कुछ नहीं है, मुझे एक बात बोलो, इसने ये लिखा है तो इसका मतलब है नॉर्मल रोड्स लॉ का ग्राफ ये है। ये रोड्स लॉ से कौन सी डिविएशन दिखाता है, ये ग्राफ दिखाता है नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ। तो नेगेटिव डिविएशन में आप लोगों ने पढ़ा है डेल्टा वी मिक्स जो होता है वो भी लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो भी लेस देन 0, लेकिन डेल्टा एस मिक्स जो होता है वो होता है ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी मिक्स होता है लेस देन 0। आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मुझे डेल्टा एस मिक्स लिखा है लेस देन 0, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, शाबाश व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन या इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, तो मैं लिखूंगा डेल्टा एस मिक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इनकरेक्ट जो होगा वो है डेल्टा एस मिक्स लेस देन 0। स्टेटमेंट 1, 95% स्टेटमेंट सवाल आप लोग देखोगे मैक्सिमम आपको मिलेंगे, बहुत मतलब अच्छे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो बिल्कुल एनसीईआरटी से निकाले गए हैं। स्टेटमेंट 1 है 95% एथेनॉल इन वाटर बाय वॉल्यूम मेक्स एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स उसने लिखी हैं। एक उसने लिखा है ये अप्रोक्सीमेटली 95% बाय वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल वाटर मिक्सचर एग्जांपल लिखी है कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 95% बाय वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल। तो ये एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल उसने लिखी है ये, शाबाश, नाइट्रिक एसिड 68% एंड 32% वाटर, 68% HNO3 32% वाटर बाय मास। तो और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा है, इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है? हाँ। Maximum boiling azeotrophs are the solutions formed by solutions with positive deviation under azeotropic conditions। जो maximum boiling azeotroph होते हैं वो always दिखाते हैं negative deviation। सॉरी, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो है वो दिखाते हैं क्या, पॉजिटिव डिविएशन। लिखा भी है एनसीईआरटी में दैट द सॉल्यूशंस दैट शो लार्ज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ फॉर अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, लार्ज नेगेटिव मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसने लिखा है पॉजिटिव डिविएशन, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। If 20 grams of oxalic acid is mixed with 180 grams of water at room temperature, then the mass percent of oxalic acid is, it's a very simple question। तो mass percent जो होता है उसकी फॉर्मूला होती है, मुझे जिसका निकालना है, मुझे oxalic acid का निकालना है, मैं लिखूंगा mass of oxalic acid divided by total mass of solution, total mass of solution multiplied by 100%। oxalic acid given है 20, total mass होता है solute plus solvent, that is oxalic acid plus water multiplied by 100%। तो ये आ जाएगा 20 divided by 200 multiplied by 100%, 200 या 2 into 10s are 200s are 100 and 100 goes, तो ये आएगा 10%। so the correct answer is mass percentage will be 10%। बहुत सिंपल सा सवाल है। the vapor pressure of pure liquid at 25 degrees Celsius is 200 mm of Hg। the relative lowering of vapor pressure if the mole fraction of solvent is 0.6। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग
दिमाग होना चाहिए, जो मतलब जो आप लोगों के पास थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जो आप लोगों ने पढ़ा है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड आपको पता है ये मोल फ्रैक्शन काई बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देके है 0.6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो आएगा दोनों का सम होगा 1, काई सोल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट जो होगा वो होगा 1, तो काई सोल्यूट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस काई ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 माइनस काई ऑफ सॉल्वेंट मींस 1 माइनस 0.6 एंड 1 माइनस 0.6 इज 0.4, तो इसका मतलब है काई बी आपको निकलेगा 0.4। तो सीधे रिलेटिव 200 का कोई यूज है ही नहीं, सीधे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो निकलेगा वो निकलेगा 0.4। Which of the following relations is correct? डेल्टा TF, डेल्टा TF जो होता है TF ऑफ सॉल्वेंट, आप लोगों ने पढ़ा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो होता है वो होता है T नॉट F माइनस TF। T नॉट F होता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, TF होता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। दूसरा है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। उसका क्यों? क्योंकि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन आएगा। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो इसीलिए फाइनल यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट आता है। तो ये भी सही है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट ही लिखा है। तीसरा है डेल्टा पी, डेल्टा पी इज P नॉट A माइनस PS, या डेल्टा पी इज चेंजेस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P नॉट A डिवाइडेड बाय P नॉट A। P naught A is shabash P solvent, that is vapor pressure of solvent, that is P naught A is equal to chi B। chi B अभी पढ़ा, mole fraction of non volatile solute, ये भी सही है। यही है रोड्स लॉ ऑफ, यही रोड्स लॉ ऑफ RLVP, रोड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही है दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और तीसरा चौथा है पाई इज इक्वल टू पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला है CRT, इसने लिखा है CR डिवाइडेड बाय T, तो ये गलत है। सो द हमारा जो करेक्ट आंसर है, हमें इनकरेक्ट ही देखना था, इज नॉट करेक्ट, सो द नॉट करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। Question number 9. If mole fraction of NaOH in its aqueous solution is 0.2, then the approximate molality of the solution will be। अभी मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट देके है, aqueous solution में सॉल्वेंट होगा वाटर, सोल्यूट है NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट गिवन है 0.2, आपको मोलालिटी निकालनी है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू? शाबाश, काई ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, काई ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो m का वैल्यू, काय एब्सोल्यूट का वैल्यू आपको गिवन है 0.2 इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 18, तो ये आएगा 0.2 इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 55.55, तो 55.55 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू m प्लस 55.55 इज इक्वल टू m, तो ये आ जाएगा 0.2 m प्लस 2 5 are 10, 2 5 are 10 and 11, 2 5 are 10 and 11, 2 5 are 10 and 11, और पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद, 2 ये 1 ये पॉइंट आएगा 3 के बाद, इतना इज इक्वल टू m, इज इक्वल टू m। तो मुझे बोलो शाबाश, 11.110 यहीं पे रखेंगे, आएगा m माइनस 0.2 m, तो ये आएगा 11.11 इज इक्वल टू 0.8 m, तो m का वैल्यू आएगा 11.11 डिवाइडेड बाय 0.8 या 111.1 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1s are 8, ये बनेगा 31, 8 3s are 24, 71, तो 8 9s are लगभग ये 8 समथिंग आ जाएगा, दैट इज 13.9, सो द करेक्ट आंसर इज 13.9। Moving on to the next one. If 0.6 grams of urea, if 0.6 grams of urea is dissolved in a 2 gram solvent causing caused elevation of 3.4 degrees Celsius in boiling point, then the molar elevation constant of water is, of solvent is, molar elevation constant is Kb, आपको Kb निकालना है। आपको डेल्टा Tb elevation in boiling point given है 3.4 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, केल्विन होगा क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, फर्क नहीं पड़ेगा, तो Kb निकालना है। आपको पता है डेल्टा Tb होता है I इंटू
Kb into m, और यूरिया नॉन वोलाटाइल है, फॉर यूरिया I इज इक्वल टू 1, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ना ही ये एसोसिएट होगा ना ही डिसोसिएट होता है, तो डेल्टा TB इज 3.4, Kb का वैल्यू मुझे निकालना है इनटू मोलैलिटी, मोलैलिटी मुझे पता है, इसकी फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो आपका गिवन है किसमें 2 ग्राम्स लिखा है ऊपर, तो ग्राम्स में गिवन है, फिर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, अब पुट करेंगे 3.4 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और 1000 भी नीचे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू Kb, अब पुट कर लो वैल्यू 3.4, तो 3.4 मास ऑफ सॉल्वेंट 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, वो आ जाएगा 0.6, यूरिया का मोलर मास होता है 60, यूरिया इज NH2CO NH2, मैं क्लास में भी बोलता था इसका मोलर मास याद ही रख लो, क्योंकि ये मैक्सिमम जगह आपको मिलेगा, यूरिया ग्लूकोज एंड सक्रोज, यूरिया का 60, ग्लूकोज का 180, सक्रोज का 342, तो अब ये 60 आप निकाल भी सकते हो, नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन का 2, 16 प्लस 16 इज 32, प्लस 16 इज 48, प्लस 12 इज 60, तो ये आता है 60, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मोलर मास, मास है 0.6 ग्राम सोल्यूट के, मोलर मास है 60, इनटू कितना आ जाएगा, इनटू आ जाएगा 1000, ये आएगा 3.4 इंटू 2, 3.4 इंटू 2 इज 6.8, नीचे आ जाएगा ये 600 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 एंड 0 कैंसिल, 6 1s are 6 10s are, ये आएगा 6.8 डिवाइडेड बाय 10, एंड 6.8 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.68, एंड इसकी यूनिट्स याद रखना, केल्विन किलोग्राम पर मोल या डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है, यूनिट पे भी डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑन डिसॉल्विंग ए नॉन वोलाटाइल्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीजेस टू 740 mm of Hg, डिक्रीजेस टू 7, जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट वाटर में ऐड कर रहे हैं, इस वाटर का वेपर प्रेशर बन जाता है, कम होता है 2, तो इसका मतलब है सोल्यूट ऐड करने के बाद जो वेपर प्रेशर है दैट इज PS, अब ये वाटर नहीं रहा, अब ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट कंटेनिंग वाटर रहा, यानी कि ये सॉल्यूशन है, तो PS गिवन है 740, द मोलैलिटी, आपको मोलैलिटी निकालनी है, और आपको P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, P0A गिवन है 760, तो अगर आप लोगों ने रिलेशन पढ़ी है, m का वैल्यू होता है P0A माइनस PS डिवाइडेड बाय या तो P0A या तो PS, मैं बोलता था कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो P0A लिख सकते हैं, लेकिन अगर डाइल्यूट नहीं है तो PS लिखेंगे, मैं PS ही लिखूंगा, आप P0A भी लिख सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय MA, तो अब P0A का वैल्यू मुझे गिवन है 760, PS का वैल्यू गिवन है 740, PS का वैल्यू गिवन है 740 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय MA, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोलर मास जो है दैट इज 18, तो ये ऊपर आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 740 इनटू आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 18, तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे आपका आंसर जो आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, वो एग्जैक्टली आ जाएगा 1.5 समथिंग, तो ये 1.5, अगर आप यहाँ पे PS का वैल्यू लोगे P0A तो 760 आ जाएगा, तो ये 1.4 समथिंग आ जाएगा, 1.4 समथिंग इज अगेन 1.5, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट स्टेटमेंट, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन RLVP एंड मोलैलिटी, RLVP एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी से डायरेक्टली RLVP निकलता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग ऑस्मोसिस इज, तो ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग मुझे बोलो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सॉल्वेंट सोल्यूट कहां से कहां फ्लो होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है ऑस्मोसिस में हम यूज करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो ओनली अलो करता है सॉल्वेंट, तो ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है तो सोल्यूट फ्लो पहले ही बाहर चला जाएगा, तो सॉल्वेंट फ्लो कहां से कहां होता है, मैंने आपको बोला है शाबाश, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो सपोज यहां पे कंसंट्रेशन C1, यहां पे कंसंट्रेशन C2, यहां पे कंसंट्रेशन C1 को मानेंगे C2 से ज्यादा, तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो यहां पे सोल्यूट ज्यादा है कंपैरेटिवली और सॉल्वेंट कंपैरेटिवली कम है, यहां पे सोल्यूट कंपैरेटिवली कम है क्योंकि ये कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा, तो सॉल्वेंट कहां से, जहां ज्यादा होगा वहां से जाएगा जहां कम होगा, तो सॉल्वेंट ज्यादा कहां होता है C2 के, C2 कम कंसंट्रेशन है, ज्यादा कम कंसंट्रेशन, तो सॉल्वेंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जिसको आप बॉटनी में बोलते हो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर
potential. Moving on to the next one. If benzoic acid dimerizes to 60% in benzene, then the value of van 't Hoff factor is. What is the relation between van 't Hoff factor and degree of association beta? I is equal to 1 plus I is equal to 1 plus 1 by n minus 1 into beta. आप अल्फा लिखो या बीटा लिखो, where beta is degree of association. तो I का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस डाइमेराइजेशन हो रहा है तो n का वैल्यू 2 माइनस 1, बीटा इज 60%, दैट इज 60 by 100. तो ये आएगा 1 प्लस, ये आएगा माइनस 1 by 2 इंटू ये आएगा 0.6, तो ये आएगा 0.3. तो 1 प्लस माइनस इज माइनस 0.3, 1 minus 0.3 is 0.7. So the value of van 't Hoff factor will be 0.7. Moving on to the next one. Question number 14. If following two solutions 1 and 2 are prepared by dissolving solute NaCl and Na2SO4 separately in a fixed amount of solvent, assuming complete ionization, very good, assuming complete ionization, then which of the following statements are correct? The colligative properties of solution 1 is higher, solution 2 is higher. शाबाश. हाँ, अब मुझे एक बात बोलो, पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे कमेंट करेंगे क्योंकि 3 ऑप्शन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ही है. अब मुझे बोलो, पहले सॉल्यूशन 1 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे. कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपके दिमाग में आए, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उठा के लो. ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, चलो मेरे दिमाग में आया ऑस्मोटिक प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो मैं पहले डेल्टा टी भी निकालूंगा फर्स्ट के लिए. वो आएगा, देखो वो आएगा शाबाश, आई इंटू के बी इंटू एम. आई का वैल्यू जो आएगा, आई का वैल्यू दोनों केस कंप्लीट आयोनाइजेशन है, यानी कि अल्फा का वैल्यू 1 है, तो जब अल्फा का वैल्यू 1 होता है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, आई का वैल्यू सीधे एन के बराबर होता है. मैंने बोला है कंप्लीट आयोनाइजेशन के टाइम आई का वैल्यू एन के बराबर होता है. तो पहले केस में NaCl जब डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो आई का वैल्यू 2 है. देखो सॉल्वेंट सेम है तो Kb का वैल्यू सेम होगा. फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दोनों के लिए सेम है तो Kb का वैल्यू सेम होगा. इनटू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी जो है वो क्या बोल रहा है, मोलैलिटी, मोलैलिटी मुझे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स इसके 0.3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं लिखूंगा Ma, इसको मैं मानूंगा ये आएगा 0.6 इंटू Kb डिवाइडेड बाय Ma. ये निकला वैल्यू किसका, डेल्टा Tb का. अब मैं डेल्टा Tb निकालूंगा दूसरे सॉल्यूशन का, वो आएगा I के बदले आएगा 3. क्यों? क्योंकि Na2SO4 डिसोसिएट होगा, Na2SO4 डिसोसिएट होगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस में, तो 2 प्लस 1 इज 3 इंटू Kb, तो Kb रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट सेम है. मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं 0.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी की डेफिनेशन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg Ma. फिक्स्ड अमाउंट, तो सॉल्वेंट का अमाउंट, सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स है तो Ma ही रहेगा, Kb ही रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट Kb जो है वो डिपेंड करता है अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. तो ये आएगा 0.6 Kb डिवाइडेड बाय Ma. तो दोनों शाबाश का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या निकला, सेम. सो बोथ सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 विल हैव द सिमिलर वैल्यू ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. जरूरी नहीं है कि आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आप क्या करोगे, आप निकालोगे शब्द. मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे चेक करूंगा, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे चेक करूंगा, पाई का वैल्यू आएगा I1CRT और पाई 2 का वैल्यू आएगा I2CRT. तो I1 का वैल्यू आएगा 2 इंटू C, कॉन्सेंट्रेशन है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स वो है 0.3 अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, ये आएगा 0.6 RT डिवाइडेड बाई V. तो ये आ जाएगा कितना, 3 इंटू शाबाश 0.2 डिवाइडेड बाई V, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई V इंटू RT, ये भी आएगा 0.6 RT डिवाइडेड बाई V. तो इसका मतलब क्या है, दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या आ गया, सेम. तो बोथ कोलिगेटिव विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. इनका मोल फ्रैक्शन RLVP भी सेम आ जाएगा. तो RLVP जो है वो मैं अभी लास्ट में, अगर टाइम बचा तो मैं RLVP पे फिर एक बार आऊंगा, फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो फजूल में मेरा टाइम खाएगा. अगर 2 निकले तो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी सेम. Among the following which statement is not correct for azeotropic solutions? Among the following which statement is not correct for azeotropic mixtures? तो azeotropic mixture NCERT ने लिखा है, azeotropic mixtures को बोलते हैं constant boiling mixtures, यानी कि उनका boiling point जो होता है वो फिक्स होता है और उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उनका जो होता है उनमें सेम कंपोजिशन इन
इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रख लो आप इजियोट्रॉपिक मिक्सचर में, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की भाषा है। These are the examples of binary mixtures having similar composition in liquid and vapor phase. These have the same composition in liquid and vapor phase. Binary mixtures having same composition in liquid and vapor phase. These mixtures do not have fixed boiling point. शाबाश, they boil at constant temperature. मैंने पहले ही बोला वो उनका boiling point जो होता है वो फिक्स होता है, तो they do not have fixed boiling point. ये स्टेटमेंट गलत है और मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बोला गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा है सेपरेशन ऑफ the component of these mixtures is not possible by using fractional distillation. Separation of component of these mixtures is not possible by using fractional distillation. These cannot be separated by distillation, neither by simple distillation nor by fractional distillation. तो ये याद रखना, ये मैं क्लास में भी बोल चुका हूं, यहां पे भी लिखा है it is not possible to separate the components by fractional distillation. तो ये सही है। Isotropic conditions in a mixture occur at a fixed composition. वो तो पहली ही बात हो गई, तो इसका मतलब क्या है? शाबाश, ये जो है नहीं, मतलब इसमें जब भी एजियोट्रॉप बनता है तब कंपोजिशन जो होती है, कंपोजिशन फिक्स होती है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी 95% एक्वस एथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम या एक्वस एथेनॉल सॉल्यूशन। इसमें वाटर एथेनॉल एजियोट्रॉप बनाता है, लेकिन ओनली तब जब कंपोजिशन होगी 95% बाय वॉल्यूम। अगर ये 30-40% बाय वॉल्यूम है, ये एजियोट्रॉप नहीं बनाएगा। तो एजियोट्रॉप जो है ये ऑलवेज बनता है एट अ फिक्स्ड कंपोजिशन। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी मैंने बोला इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू जो है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू जो है, शाबाश, द वैल्यू ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है, अभी मैंने बोला इब्लियोस्कोपिक, जिस सवाल में अभी हमने किया था, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है, केबी का वैल्यू जो होता है, ये डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। अगर सॉल्वेंट सेम होगा, केबी का वैल्यू सेम होगा, तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ solvent only. यह है क्वेश्चन नंबर 16। करेक्ट ऑप्शन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट AB which dissociates is, करेक्ट ऑप्शन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट AB which dissociates is, शाबाश। करेक्ट ऑप्शन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट AB, वीक इलेक्ट्रोलाइट AB, तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होगा A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। तो फॉर डिसोसिएशन I is always greater than 1 because I is equal to 1 plus n minus 1 into alpha. n is number of ions. तो जब कोई चीज डिसोसिएट होगा, मिनिमम नंबर ऑफ आयंस इज 2। जब मिनिमम नंबर ऑफ आयंस इज 2, तो n minus 1 का वैल्यू निकलेगा पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अल्फा अगर चाहे कुछ भी हो, अल्फा का मिनिमम वैल्यू इज 0, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव, 1 प्लस समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन I is always greater than 1, इन केस ऑफ एसोसिएशन I is less than 1। तो एंड अल्फा, अल्फा का वैल्यू है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा का वैल्यू होता है 1 क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन होती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा का वैल्यू ऑलवेज होता है लेस देन 1। तो I ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा का वैल्यू जो होगा वो होगा लेस देन 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर BaCl2 एंड 1 मोलर KCl solution respectively are in the ratio of, elevation in boiling point for 1 molar glucose, 1 molar BaCl2, 1 molar KCl, elevation in boiling point रेशियो निकालना है। पहले मैं यहां पे लिखूंगा ग्लूकोज, यहां पे मैं लिखूंगा BaCl2, यहां पे मैं लिखूंगा KCl। तीनों की मोलैलिटी जो गिवन है, तीनों की मोलैलिटी गिवन है 1 मोलर। ये भी 1 मोलर गिवन है, ये भी 1 मोलर गिवन है, ये भी 1 मोलर गिवन है। अब अगर तीनों की मोलैलिटी जो है वो 1 मोलर गिवन है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वो आएगा I इंटू KB इंटू M। लेकिन मुझे बोलो शाबाश, R इन द रेशियो ऑफ, सॉल्वेंट का जिक्र नहीं है तो हम सॉल्वेंट को मानेंगे कांस्टेंट, यानी कि KB का वैल्यू सेम होगा। अब I का वैल्यू 1 क्योंकि ग्लूकोज नीदर एसोसिएट्स नॉर डिसोसिएट्स, तो I का वैल्यू 1 इंटू KB इंटू मोलैलिटी भी गिवन है 1, तो डेल्टा TB का वैल्यू सीधे आ जाएगा KB। इसका डेल्टा TB निकालो। I आएगा 3, क्यों? क्योंकि 1 और ये 2, ये टोटल 3 आयंस में डिसोसिएट होगा, तो I आएगा 3 इंटू KB इंटू M इज 1, तो ये है 3 KB। अब आप बोलोगे सर आपने I डायरेक्टली नंबर ऑफ आयंस के बराबर क्यों लिया? तो मैंने बार बार क्लास में बोला है, जब I गिवन नहीं होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, हम ऑलवेज I को मानते हैं N के बराबर। हम अल्फा का वैल्यू जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 1 होता है, एंड व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1 I इज इक्वल टू N।
KCl भी स्ट्रॉन्ग है तो ये 2 आयन्स में डिसोसिएट होगा तो I is 2 Kb तो Kb ही रहेगा, मोलैलिटी इज 1 तो ये आएगा 2 Kb। तो अगर आप रेशो निकालोगे वो आएगा Kb is to 3 Kb is to 2 Kb, Kb 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 कैंसल, तो रेशो आएगा 1 is to 3 is to 2। So the correct answer is 1 is to 3 is to 2। Question number 19. Which of the following is not correct statement for solubility of gases in the liquid? Solubility of a gas in a liquid जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं हम शाबाश हेनरीज लॉ दिमाग में आता है, हम पढ़ेंगे solubility depends upon the nature of the gas. It always depends upon the nature of the gas. Like dissolves like, ये आप लोग पढ़ते हो और यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं solubility depends upon the nature of the gas, ये हम पढ़ चुके हैं। Solubility depends upon the nature of the solvent, बिल्कुल solubility depends upon the nature of the solvent, शाबाश ये हम पढ़ चुके हैं। Solubility increases with increase in pressure, हेनरीज लॉ पढ़ चुके हैं, जितना प्रेशर ज्यादा उतनी solubility ज्यादा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसका ढक्कन जो होगा अगर खुला होगा आप कभी नहीं पसंद करोगे उसको पीना, उसको हम बंद रखते हैं तभी उसमें मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व रहता है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तीसरा है solubility increases with increase in temperature, जो गलत है। Solubility of a gas in a liquid is always an exothermic process, and for an exothermic process according to Le Chatelier's principle, according to Le Chatelier's principle for an exothermic process according to Le Chatelier's principle जो rate of forward direction है that is inversely, यानी कि with increase in temperature rate of forward direction decreases, with increase in temperature solubility decreases, लेकिन ये बोल रहा है solubility increases with increase in temperature, जो statement क्या है जो गलत है। Henry's law constant for oxygen in water is इतना, Henry's law constant is KH, तो KH का वैल्यू मुझे गिवन है 0.35 into 10 to the power 5, KH का वैल्यू मुझे गिवन है 0.35 into 10 to the power 5। the moles of O2 dissolved in 10 moles of water, तो ये मुझे गिवन है इतना ATM, the moles of O2 dissolved in 10 moles of water, तो number of moles of water भी मुझे गिवन है 10, number of moles of O2 मुझे निकालना है, number of moles of O2 मुझे निकालना है और मुझे गिवन है O2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मुझे गिवन है 0.2 atm। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ PO2 इज इक्वल टू KH इनटू काई O2, तो आपको ये भी गिवन है ये भी गिवन है, यहां पे काई O2 आ जाएगा PO2 डिवाइडेड बाय KH, तो PO2 आपको गिवन है कितना 0.2, वो गिवन है 0.35 इंटू 10 टू द पावर 5, वो आ जाएगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -5, यहाँ 10 टू द पावर -4 ही सही। तो काई O2 जो निकलेगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। काई O2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स यही है मोल फ्रैक्शन, इसका अपना कोई ना कोई वैल्यू आया है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस वाटर, देखो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू समथिंग इनटू 10 टू द पावर -4, दैट इज 0.000 समथिंग। तो इसका मतलब क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ज्यादा निकला कि कम कि बहुत कम। तो सॉल्यूशन डाइल्यूट के कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं, सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट। तो जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो वेरी डाइल्यूट का मतलब है ऑक्सीजन के मोल्स बहुत कम है, तो मैं इसके बदले लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसके बदले में लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वो निकला आपको, वो मोल फ्रैक्शन आपको निकला कितना 0.2, अब मैं ये वैल्यू लिखूंगा, वो वैल्यू निकला 0.2 अपॉन 0.35 इंटू 10 टू द पावर 5। तो अब मुझे एक बात बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.35 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, उस साइड मल्टीप्लाई होगा, और वाटर के मोल्स मुझे गिवन है 10, तो आप इसी चीज को, वाटर के मोल्स मुझे गिवन है 10, आप इसी चीज को कैलकुलेट करोगे। या अगर आप में से कोई ड्राई है वो ये बोलेगा सर वाटर को क्यों नेग्लेक्ट किया, ये ऑक्सीजन को क्यों नेग्लेक्ट किया, तो मत करो नेग्लेक्ट, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 भी लाओ, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी, आंसर पे, फाइनल आंसर पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज सिंपली ये हेनरीज लॉ का सवाल है, तो ये सिंपली क्या था, आपको पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन पता है, ये भी पता, मुझे निकला मोल फ्रैक्शन निकला, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस वाटर निकले, आपको वाटर के मोल्स पता है, आपको O2 के मोल्स अपने आप निकलेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। स्टेटमेंट 21, ये
क्वेश्चन नंबर 21. स्टेटमेंट 1, एडिशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू ए वोलाटाइल सॉल्वेंट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट. बिल्कुल सही. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ते ही यही है. व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए वोलाटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. तो एडिशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू ए वोलाटाइल सॉल्वेंट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट. ये बिल्कुल सही है. सर क्यों सही है? क्योंकि आप लोगों को पता है, सपोज फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? जब वेपर प्रेशर बनेगा एक्सटर्नल प्रेशर, सपोज वो एक्सटर्नल प्रेशर हम मानेंगे 1 atm. तो सपोज पहले वेपर, ये है वेपर प्रेशर, ये है एक्सटर्नल प्रेशर, ये है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. तो ये है एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm, ये बॉयल हुआ एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब मैं क्या करूंगा? व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए वोलाटाइल सॉल्वेंट, जब मैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट को ऐड करूंगा, वेपर प्रेशर कम होता है. क्यों? क्योंकि पहले सॉल्वेंट होता है, वो वेपराइज होता है. जब आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के पाथ को ब्लॉक करता है. नॉट ओनली दिस, हम लोगों ने एंट्रोपी भी रीजन पढ़ा है, हम लोगों ने केमिकल पोटेंशियल भी रीजन पढ़ा है. तो फिलहाल हमारे पास टाइम कम है, मैं इतना बोलूंगा कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल पहले मैं इजीली बाहर जा सकता था, लेकिन अब दरवाजे पे कोई बैठा तो अब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे पहले, वो नॉन वोलाटाइल है, उसको बाहर जाना ही नहीं है, तो मैं अपनी सारी एनर्जी उसको दे रहा हूं, लेकिन खुद वेपराइज नहीं जा रहा हूं, उसको भी नहीं जाना है. तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल जो ज्यादा अगर डालेंगे हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल, वो सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल वोलाटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स की पाथ को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वोलाटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा वेपर फेज में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर कम होता है. और जब वेपर प्रेशर कम होता है तो आप लोगों ने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर था, लेकिन जब आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला, ये एक्सटर्नल प्रेशर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वेपर प्रेशर हुआ कम. अब इसको वापस यहां तक लाने के लिए, एक्सटर्नल प्रेशर बराबर बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा. तो इसका मतलब है पहले अगर ये 100 पे बॉईल होता था, सपोज यहां पे टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर तो सेम रहा 100 ही, लेकिन वेपर प्रेशर कम हुआ. इसको वापस ऊपर लेने के लिए आपको 101, 102 यानी कि कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है. एडिशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू ए वोलाटाइल सॉल्वेंट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर. यही तो पढ़ते थे, जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर कम होता है. सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. Which of the following colligative properties prefer to determine the very important सवाल ये आ चुका है, ये आएगा. Is prefer to determine the molecular mass of proteins, polymers और other macromolecules. इसका आंसर सीधे है ऑस्मोटिक प्रेशर. यहाँ पे एनसीईआरटी घर में खोलना, उसने रीजन भी लिखा है, उसने लिखा है ये फॉर्मूला है, नीचे लिखा है मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर provides another method for determining molar mass of solutes. This method is widely used to determine molar mass of proteins, polymers and other macromolecules. वही तो लिखा है ऊपर. और यहां पे लिखा है द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज द एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स एज प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर. द प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द, पहला रीजन है कि हम प्रेशर मेजर करते हैं अराउंड द रूम टेम्परेचर. एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी. अगर आप बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखोगे जैसे डेल्टा टी बी एंड डेल्टा टी एफ, उसमें मोलैलिटी यूज करते हैं, यहां पे मोलैरिटी यूज करते हैं. एंड एज कंपेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. चाहे सॉल्यूशन कितना भी डाइल्यूट होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, तो एज अ रिजल्ट मेरा मोलर मास जो आता है वो एग्जैक्ट आता है. दैट इज व्हाई द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज्ड. और एक पॉइंट लिखा है, दिस टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स. वो भी तो मैक्रोमोलिक्यूल ही होते हैं, एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर एंड पॉलीमर्स हैव पुअर सॉल्युबिलिटी. सो ये रीजन सारा कुछ लिखा है, ये एनसीईआरटी पे पढ़ना पूरा रीजन, इस पे भी वो असर्शन रीजन सवाल बना सकता है. लेकिन याद रखना बड़े मॉलिक्यूल्स का मतलब ये मोलर मास निकालना होगा तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज करते हैं. वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. हाँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विद द टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. क्लासियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्लासियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन. तो क्लासियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन मुझे कहता है log of P2 by P1 is equal to delta HV upon
अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है, वेपराइजेशन एंडोथर्मिक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, T2 को रखोगे ग्रेटर देन T1, तो आपका log P2 बाई P1 में मैथमेटिकली समझा रहा हूं, डेल्टा H वेपराइजेशन हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वेपराइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये वैल्यू भी पूरा पॉजिटिव, क्योंकि 2.303 पॉजिटिव, R पॉजिटिव। टेम्परेचर को आपने बड़ा माना, T2 माइनस T1 ऑलवेज आ जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सारा कुछ निकला पॉजिटिव। और log पॉजिटिव जो होता है, log x पॉजिटिव तब होता है, log P2 बाई log x का वैल्यू पॉजिटिव तब होता है जब x होगा ग्रेटर देन 1। तो log P2 बाई P1 निकला पॉजिटिव, इसका मतलब है P2 बाई P1 जो होगा वो निकलेगा ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है P2 निकलेगा ग्रेटर देन P1। आपने टेम्परेचर T2 को माना ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर बढ़ाया, P2 निकला ग्रेटर देन P1, वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। और मैंने ये भी लिखाया है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इसके बाद identify the incorrect statement. Solubility of a gas in liquid decreases with increase in temperature. Of a gas in liquid decrease. अभी मैंने बोला according to Le-Chatelier principle. Solubility of a gas in a liquid is always an exothermic process. Therefore, solubility is inversely proportional to temperature. Temperature बढ़ाओगे, solubility कम होगी, तो ये statement सही है. At high altitudes, तो इसके बाद जो है, देखो ये बिल्कुल हेनरीज लॉ जो है, हेनरीज लॉ में जो एप्लीकेशन पार्ट है वहां से लिया गया है। देखो मैं आपको दिखाऊंगा everything, each and everything दिखाऊंगा। At high altitudes, the partial pressure of oxygen is higher than that at the ground level. No, it is lower than that at the ground level. ये लिखा है NCERT ने, at higher altitudes, the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level. This tends to lead the concentration. This tends to lower the concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at higher altitudes or climbers. यानी कि शाबाश, ये आप लोग पढ़ चुके हो कि जो मतलब हाई क्लाइंबर्स होते हैं या जो ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, तो उनमें ब्लड, उनके ब्लड में शाबाश जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ऑलरेडी एट हायर ऑल्टीट्यूड, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम है। एंड अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी क्या होगी, वो कम होगी। तो इसने लिखा है हायर, हम लेकिन लोअर। तीसरा इसने लिखा है द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइविंग भी आप यहां पे लिखा है, तो स्कूबा डाइविंग जो लिखी है यहां पे मैं डायरेक्टली अब पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसंट्रेशंस ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो ये स्टेटमेंट सही है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए एंड सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए द बोटल्स आर सीयर्ड अंडर हाई प्रेशर। तो बोतल तो ऑब्वियस है, बोतल मैंने इससे पहले भी बोला, बोतल ओपन रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। टेस्ट तब आता है जब वो बोतल का ढक्कन बंद होगा, अंडर हाई प्रेशर बंद होगा। और ये भी NCERT ने लिखा है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो ये जो है ये भी सही है। सो द ओनली ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Vapor pressure of two volatile liquids A and B are 300 torr and 450 torr respectively. If 0.1 mole of A and 0.2 mole of B are mixed, then the mole fraction of component B in vapor phase will be. तो मुझे YB निकालना है और YB की फॉर्मूला है P0 B chi B upon PS। तो P0 B आपको गिवन है 450, chi B भी आपको गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B भी गिवन है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोल फ्रैक्शन अपने आप आएगा। PS निकालेंगे तो सबसे पहले PS निकालेंगे, PS गिवन नहीं है तो PS अकॉर्डिंग टू रो
रोड्स लॉ P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B, तो P नॉट A आपको गिवन है 300, काई A है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दैट इज 0.1 प्लस 0.2 प्लस शाबाश काई B, तो काई B अगर हम देखेंगे वो कितना, P नॉट B अगर हम देखेंगे वो गिवन है 450, काई B आएगा 0.2 अपॉन 0.1 प्लस 0.2, तो ये आएगा 300 इंटू 0.1, वो आएगा, मैं सीधे लिखूंगा 300 इंटू ऊपर आएगा 0.1 नीचे आएगा 0.3, यहां पे आएगा 450 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3, तो ऊपर आ जाएगा शाबाश 300 इंटू 0. या मैं सीधे लिखूंगा 300 इंटू 1/3 प्लस 450 इंटू 2/3, तो आप सीधे लिखोगे 3 1s are 300s are 3 1s are 3 शाबाश 3 1s are 3 5s are 3 150s are, तो ये आएगा 100, वो आएगा कितना, वो आएगा 300 एंड 300 प्लस 1 इज 400, तो ये आएगा 400, PS निकला 400. अब P नॉट B गिवन है 450 इंटू शाबाश काई B का वैल्यू आ जाएगा ये 0.2 अपॉन 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई PS का वैल्यू गिवन है 400, तो ये आएगा 450 डिवाइडेड बाई 400 इंटू शाबाश 0.2 दैट इज 2, मैं सीधे लिखूंगा 2/3, तो 3 1s are 3 150s are 3 1s are 3 150s are, तो ये आएगा 150 दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 400 एंड 3/4 is 0.75, so the mole fraction of B in the vapor phase will be 0.75. Mole fraction of B in the vapor phase will be कितना, 0.75. I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा. मूविंग ऑन, तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला मुझे PS चाहिए, PS रोड्स लॉ से निकाला, बाकी सब कुछ पता है, वैल्यू पुट किया. क्वेश्चन नंबर 26, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग गैसेस. मुझे कुछ गैसेस गिवन है, इनका हेनरीज लॉ कांस्टेंट मुझे गिवन है. अब मुझे पता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन KH इंटू मोल फ्रैक्शन, मोल KH इंटू मोल फ्रैक्शन. अब मुझे एक बात बोलो, KH किसके बराबर आएगा, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन. ये मोल फ्रैक्शन भी है या आप सॉलिबिलिटी भी बोल सकते हो. तो KH एंड सॉलिबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो सॉलिबिलिटी एंड KH में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. तो अगर KH ज्यादा सॉलिबिलिटी कम, KH कम सॉलिबिलिटी ज्यादा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोर सॉल्युबल. तो ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, जिसका KH कम होगा, तो सबसे कम KH है 10 to the power -5 फॉर्मल्डिहाइड, इसका KH कम होगा, सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये होगा ज्यादा सॉल्युबल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल क्या है, तो याद रखना NCERT ने एक टेबल दिया है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशंस जो है एक सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, एक सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करता है सॉल्वेंट. अगर सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय सॉल्वेंट. अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट गैस होगा सॉल्यूशन भी गैस होगा, और उस सॉल्यूशन को बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन. तो गैसियस सॉल्यूशन होता है वो जिसमें सॉल्वेंट होगा गैस, लिक्विड सॉल्यूशन होगा वो जिसमें सॉल्वेंट होगा लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन होगा वो जिसमें सॉल्वेंट होगा सॉलिड. सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, गैस भी, लिक्विड भी, सॉलिड भी. अब सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल, तो इसका मतलब है इसमें सॉल्वेंट है सॉलिड. तो सॉल्वेंट सॉलिड किस में है, शाबाश, सॉल्वेंट सॉलिड किस में है, गैस, मतलब उसमें सोल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है. मुझे एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम लिखा है, तो इट इज एन एग्जांपल. एमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, इट इज एन एग्जांपल. कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, इट इज एन एग्जांपल. तो यहां पे इन तीनों में से लिखा है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम. क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस, वो यहां लिखा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन. ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो यहां लिखा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस यहां लिखा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन. सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम. Moving on to the next one, molarity of 20% mass percent, 20% by mass, mass by mass is mass percent. Aqueous KI solution, aqueous KI solution will be, density of solution मुझे given है, ये NCERT का ही सवाल है. आपको क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है. तो मोलैरिटी और x परसेंट में क्या रिलेशन है, मास परसेंट में क्या रिलेशन है. द रिलेशन इज मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 dx अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो 10 ही है, d का वैल्यू डेंसिटी ऑफ
सॉल्यूशन मुझे गिवन है 1.202, x मुझे गिवन है 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास, k का होता है 39, आयोडीन का होता है 127, ये आएगा 6, ये आएगा 6, ये आएगा 166, तो आंसर डिवाइडेड बाय 166 आप सॉल्व करोगे, यही आएगा 1.44, आंसर होगा 1.44। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट ये है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड x% बाय मास या मास परसेंट। जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सबस्टेंस इनटू अनदर सबस्टेंस, सॉल्युबिलिटी किस पे, वन सबस्टेंस इनटू अदर सबस्टेंस सिंपली मींस ऑफ ए सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, किस पे डिपेंड करता है। एनसीईआरटी ने लिखा है सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, फिर नीचे लिखा है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सबस्टेंस इन अनदर सबस्टेंस, नेचर ऑफ सबस्टेंस हाँ, टेंपरेचर हाँ, प्रेशर हाँ, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। इसके बाद यह है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। इसके बाद जो है द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन बाय मास ऑफ एजियोट्रॉप फॉर्मड बाय नाइट्रिक एसिड, ये भी मैंने बोला एजियोट्रॉप की दो ही एग्जांपल है, 95% बाय वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल इन वाटर, सेकंड है ये एनसीईआरटी ने जो लिखी है 30%, 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर, ये है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉप फॉर्मड बाय नाइट्रिक एसिड। और यहां पे सवाल ये भी आ सकता है ये एजियोट्रॉप जो बनता है नाइट्रिक एसिड और वाटर से, ये किस टेंपरेचर पे बॉइल होता है, ये बॉइल होता है एट 393.5 केल्विन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, शाबाश, नेक्स्ट वन जो ये सवाल है, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो फिलहाल ये सवाल मतलब पढ़ने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा। तो मैंने बार बार क्लास में बोला है अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे या ऑस्मोटिक प्रेशर पूछेंगे ये दो बाई हैं, अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछेंगे या वेपर प्रेशर पूछेंगे ये बाई है, लेकिन ये दो इन दोनों के साथ दुश्मन है। यानी कि अगर कोई चीज, किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, किसी चीज का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा वेपर प्रेशर भी, ये दो बाई आपस में ये दुश्मन है। अब मुझे बोलो शाबाश फ्रीजिंग पॉइंट, तो मैंने आपको बोला है फ्रीजिंग पॉइंट जो है डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी and it is inversely proportional to I into kf into m। तो अगर सब कुछ सेम है I into kf into m, अगर सब कुछ सेम है तब मैं बोलता हूं it is inversely proportional to number of ions। लेकिन number of ions जो है वो सबसे लास्ट में देखा जाता है। ये दो जो है these are directly proportional to any colligative property, directly proportional to I into kb into m अगर t भी देखेंगे, and directly proportional to number of ions, लेकिन number of ions हम सबसे लास्ट में देखते हैं। अगर पाई देखेंगे इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन पाई ऑस्मोटिक प्रेशर में I इंटू सी इंटू आर इंटू टी या I इंटू सी टी लिखूंगा मैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, लेकिन नंबर ऑफ आयंस सबसे लास्ट में अगर कंसंट्रेशन सेम होगी, इनकी पहले ही कंसंट्रेशन मोलैलिटी अलग अलग है, तो ये नंबर ऑफ आयंस पे हम नहीं आएंगे, हम यहां पे रुकेंगे। अब मुझे बोलो मुझे I इंटू के एफ इंटू एम, इसका I आएगा 2 क्योंकि ये दो आयंस में डिसोसिएट होगा, साल्ट है, सॉलिड है, साल्ट है, स्ट्रॉन्ग है, तो नंबर ऑफ आयंस I का वैल्यू होगा n इंटू 2 इंटू के एफ, तो के एफ ही रखेंगे, इंटू एम का वैल्यू आएगा 0.1, ये आएगा 0.2 के एफ, क्या आएगा 0.2 के एफ, ये कितना आ जाएगा I का वैल्यू आएगा 3 क्योंकि Na2SO4 दो Na एक SO4, I का वैल्यू आएगा 3 इंटू के एफ, तो के एफ ही रहेगा, इंटू एम आएगा 0.3, तो ये आएगा 0.9 के। तो अब इसका वैल्यू आ जाएगा I का वैल्यू, सक्रोज जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसका मतलब है I का वैल्यू आएगा 1 इंटू के एफ इंटू ये आएगा 0.2, तो ये आएगा 0.2 के एफ। तो इन दोनों का सेम निकला, इन दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा। ये 0.1 तो I का वैल्यू 1 क्योंकि यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, के एफ इंटू मोलैलिटी है 0.1, ये आएगा 0.1 के एफ। तो सबसे ज्यादा मुझे बोलो किसका निकला, इसका निकला, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सबसे कम किसका निकला, इसका निकला, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा I इंटू के एफ इंटू एम। या के एफ अगर आप नहीं भी लिखोगे क्योंकि वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, चलो फिर भी लिखो ना लिखो आपकी अपनी मर्जी है, तो इसका मतलब है इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो थोड़ा 2 मिनट रेस्ट लेंगे, 2 मिनट रेस्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, 2 मिनट रेस्ट लेने के बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आप मुझे 2 मिनट दोगे।